बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 3 जून है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, अवामी फैसला, पहला नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फातेह। एक तरफ नारा है रोटी कपड़ा मकान और दूसरी तरफ इश्क इमरान। कौन जीता कौन हारा ये आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, एक बार फिर कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है। कुछ लोगों ने जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं कि तहरीक शुरू होने लगी है इमरान खान की रिहाई की, इस किस्म की वो बातें शुरू कर देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, और जहां तक दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के अंदर कौमी हुकूमत के ऊपर मोहर लगवाई गई है। इमरान खान की हाँ ना, या फिर ये तमाम लोगों को पाकिस्तान की अवाम की ना है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, एक डेवलपिंग स्टोरी ये है कि ईरान के जजीरा कुशम के ऊपर धमाकों की आवाज़ें और कुवैत और बहरीन के अंदर जो सायरन्स हैं वो सुनाई दिए और उनका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो गया है। इसमें जो डेवलपिंग स्टोरी और जो खबरें आ रही हैं इस वक्त विदन ईरान, और जो ईरानी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो क्या बता रही हैं, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे कौमी हुकूमत की हिमायत। और एक दावा सामने आया, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान रजामंद हैं कि मुल्क के हालात और मुल्क के मसाइल का एक ही हल है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। दोस्तों, ये वो वाला इमरान खान नहीं है जिसे आप और मैं जानते हैं, और 25 करोड़ अवाम के सामने जिस इमरान खान की हकीकत है। ये उन लोगों का ख्याल है जो कौमी हुकूमत के जरिए अपने आप को पाकिस्तान की सियासत के अंदर रेलिवेंट रखना चाहते हैं, सियासी तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान की जमातें इनका बोझ नहीं उठा सकती, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स देके अपने आप को रेलेवेंट कर लिया। फवाद चौधरी साहब, उनकी एक स्टेटमेंट मौजूद है और वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनको वापस लिया जा सके। खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान के केसेस को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। तो उस वक्त खान साहब से वो मिले और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेहरबानी करें और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से जगह दें। तो इस पर खान साहब ने कहा था कि आप इंतज़ार करें और जब हमारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और कुछ मुझे वक्त दें, इस पर ज़रूर जो है वो फ़ैसला करेंगे और मुझे पहले बाहर आने दें। खान साहब को ये बात मालूम थी और जो लोग उनसे उस वक्त मिलते रहे, सारी रिपोर्ट बाहर की दी गई कि कौन किस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था, कौन किस होटल के अंदर मौजूद था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ तोड़ कर किस तरह लोगों ने एक अलग से कबीला बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी 2024 को उनको रद्द कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश की। फवाद चौधरी साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहते तो शायद आज वो एक बहुत ही मजबूत आवाज़ होते। लेकिन दोस्तों, अच्छा बोलना, दलाइल के साथ बोलना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता, जज्बे और कुर्बानी भी कोई चीज़ होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो शहीद भी हुआ, जो लड़ता भी है, जो गोली भी खाता है, जो अपने प्यारों की लाशें भी उठाता है, जो जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार भी है, और जो बार बार इन तमाम खंभों से पूछता है कि निकलोगे कब, वो ज्यादा काबिल एहतराम है उन तमाम लोगों की निस्बत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर पिछले कई सालों से इस्तेमाल करते रहे। दोस्तों, फवाद चौधरी साहब की ये स्टेटमेंट और जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान भी रजामंद है, अगर इमरान खान रजामंद होते तो आज बहनों की मुलाकात चौधरी साहब करवा दी जाती। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कोई फार्मूला आता जिसमें लोग आकर आपको बता रहे होते कि हमने हुकूमत के साथ एक डील कर ली है, अब हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हम मिलकर मुल्क को संभालेंगे। लेकिन पिछले 2 महीनों से, और उससे अगर आप पीछे चले जाएं, खान साहब की मुलाकातों के तराजू में इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। बहनों के साथ मुलाकातें बंद हैं, उनको पर्सनल मॉलेज की इजाज़त नहीं, अलशफा उनको मुंतकिल नहीं किया जाता, बेटों से उनकी टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जाती, और सिर्फ जेल जराए से खबर आती है कि इमरान खान की कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी अहलिया के साथ मुलाकात करवाई गई, और कॉपी पेस्ट एक खबर आपको मिलती है। जो कुछ आज गिलगित बल्तिस्तान में जो सब हो रहा है ना, ये एक सबसे बड़ी दलील है कि किसी लेवल पर कोई बात नहीं हो रही। आपको याद होगा कि जब खान साहब सलमान सफदर से मिले तो उन्होंने सलमान सफदर को एक ही बात कही थी कि सलमान मुझे नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की आंख के हवाले से अपडेट क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। लास्ट मुलाकात में जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई और जो
बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए बाहर आती रही। यही इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में अवाम के पास और ख़ानदान के पास मौजूद है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर खान साहब ने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होता ना जोई साहब, तो 8 फरवरी की रात को एक मौका था कि आप कहते कि जाएं, जाकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र इन चोरों माफियाज के खिलाफ अपनी सियासत को वक्फ कर दिया। मेरी सियासत, मेरी स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए। हम इन चोरों लुटेरों के साथ हम हाथ नहीं मिलाते थे, तुम हुकूमत बनाने की बात करते हो। तो इमरान खान कभी भी इन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाकर कौमी हुकूमत, खासतौर पर कौमी हुकूमत का जो आपने इस पर तड़का लगाया ना, ये कभी भी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इमरान खान अपने लिए कोई रास्ता निकालें, कम से कम मैं और मेरा ख्याल है कि आप तमाम दोस्त भी इससे एग्री करेंगे कि ये इमरान खान के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं, कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान बाहर आएँ, पाकिस्तान की अमली सियासत में अपना किरदार अदा करें। हमें इमरान खान कैद नहीं चाहिए, हमें इमरान खान आज़ाद चाहिए। ये पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है, ये पाकिस्तान के नौजवानों का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में उस 2-2.5 करोड़ नौजवान का नुकसान हो रहा है जिसे वोट की ताकत से दूर किया जा रहा है। तो इमरान खान आज़ाद हमें चाहिए। अब उसका कोई भी रास्ता निकलता है दोस्तों, इस पर ज़रूर आपने कमेंट करने हैं कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान में 2026 की सबसे बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान की आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें 1947 से पहले एक पाकिस्तान चाहिए था, एक ऐसा वतन जहाँ पे मैं, आप, हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आबा अजदाद जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, एक ऐसा वतन हो जहां पर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। आपने ये पढ़ा है ना मुताले पाकिस्तान में, क्या ये वो पाकिस्तान है? ये कायद आज़म का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। इमरान खान एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता है जहां पे अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना हो, कानून सबके लिए बराबर हो, पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ देती हों। दोस्तों, हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पे जुल्म निज़ाम ना बन सके बल्कि अवाम निज़ाम बन जाए। पाकिस्तान के अंदर हालात अब ये हैं कि मुल्क के एक ऐसे सूबे में, एक ऐसे इलाके में जो पाकिस्तान की पहचान है, आप दुनिया में उसे अपनी पहचान बनाने की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि हम इसे स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। और भाई स्विट्ज़रलैंड नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पर टूरिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाना है, दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। रात जब होती है ना गिलगित के अंदर, तो आसमान के ऊपर आपको करोड़ों की तादाद में सितारे नज़र आते हैं। ये मंज़र आपको दुनिया के सिर्फ मखसूस इलाकों में नज़र आता है। हम उसको इंटरनेशनली एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम लोगों को बताते ही नहीं हैं। आप अगर आज से ठीक 1980s के अंदर या 70s की अगर आप बात करें, जब शायद कराक्रम ये रोड उस तरह से नहीं थी और इस रोड को बनाने की बात की जा रही थी, तो वो टूरिस्ट जो वेस्ट से पाकिस्तान का जो सफ़र कर रहे थे, उनकी किताबों में पाकिस्तान क्या है वो आपको मिलेगा। हमने वो तमाम दरवाजे ही बंद कर दिए कि बाहर की दुनिया आकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर सके। तो आप जिस इलाके को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वहाँ पर वोट का हक तो लोगों को दे दें। जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा है, इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ नारा है रोटी कपड़ा मकान, जो आज बिलावल ने खूब लगाया। आशा भुट्टो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी वालदा की एक शबी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल उसी तरह अपनी वालदा की तरह सियासत कर रही हैं और उनमें उनकी वालदा की एक झलक नज़र आती है। उन्होंने वही नारा लगाया जो उनकी वालदा को उनके अब्बा हजूर ने दिया, रोटी कपड़ा मकान का। फिर उनकी बेटी ने नारा लगाया, फिर उनके बेटे ने नारा लगाया, फिर उससे पहले उनके खामद ने नारा लगाया, फिर अब उनकी बेटी भी नारा लगा रही है। लेकिन ये नारा पाकिस्तान की आवाम को दिया तो ज़रूर गया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। 2.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी रोज़ाना भूखे सोते हैं और मुश्किल से एक वक्त का खाना वो खा सकते हैं। ये हमारे इदारों की फिगर्स हैं, ये कोई अपने पास से सोशल मीडिया ट्रोल्स ने बनाए हुए फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, लेकिन बिलावल ही कहता है कि भुट्टो जिंदा है। ये ऐसा भुट्टो है कि जो मर के भी आज जिंदा है और जो लोग जिंदा हैं उन्हें ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस नारे का मुकाबला है इश्क इमरान के साथ। करके दिखाओ मुकाबला। आपने सलमान अकबर राजा को सुबह बदर कर दिया, जुनैद अकबर को सुबह बदर किया, नईम हैदर पंजोता को सुबह बदर किया। अगर तुम इसका मुकाबला कर सकते और तुम्हारा ये नारा मुकाबला कर सकता है इश्क इमरान का, तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही होती। इन लोगों को मालूम है कि ये इश्क इमरान का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, जो वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है और वो टेलीविजन चैनल्स जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर, उसकी रिपोर्टिंग के अंदर भी आपको इमरान खान की पूरी सियासत को लोग माइनस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज जो मैंने मंजर देखा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जिस तरह से वहाँ पे लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो हमारे अहले तशी भाई हैं
और मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे होल्ड है। तो लोगों की एक मजहबी अकीदत भी है, लेकिन उन्होंने एक अपना डिफरेंट किस्म का वहाँ पे समाज जो है बांधा हुआ है और लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी हमारे दोस्त थे उनके पीछे या तो पुलिस लगा दी जाती है या फिर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और फिर ये जुल्म देखें, ये भी हो रहा है कि ये तमाम MNAs, MPAs, तर्जुमान और वफाकी वज़रा, ये सब इस वक्त कंपेन कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जुनैद अकबर जब आएगा सुबह बदर करोगे, अगर सलमान अकरम राजा साहब आएंगे तो उन्हें सुबह बदर कर दिया जाए। अब देखिए, सलमान अकरम राजा के पास कौन सा ओहदा है? कोई ओहदा नहीं है। और ओन चौधरी साहब को इन्होंने हराया था और पाकिस्तान का ये वाहिद हल्का है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुए, ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को पड़े, लेकिन उन्हें भी सुबह बदर कर दिया गया। इनके पास कोई ओहदा नहीं है जो ये कहा जाए कि वो बुनियाद है कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, और उनको सुबह बदर कर दिया गया। आज दोस्तों मैं एक तस्वीर देख रहा था, किसी दोस्त ने इसको हाईलाइट भी किया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जिस जहाज़ में आए वो एयरफोर्स का है। तो वो नारा लगा रहे थे कि मुझे क्यों निकाला और इसमें कसूर पाकिस्तान की आवाम का है, आप जिम्मेदार हैं। और उन्होंने बड़ी सादगी के साथ, और उम्र के इस हिस्से में ऑब्वियसली लोग हम्बल हो जाते हैं, उन्होंने बहुत ही मुतबाना सी गुजारिश करते हुए अपने दुख का इजहार पाकिस्तान की आवाम के सामने किया कि जब मुझे ये निकाल रहे थे तो पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं निकली। बाबूजी, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अगर आप मकबूल होते तो पाकिस्तान की आवाम निकलती। वो जो जेल में बैठा हुआ वो मकबूल है। ये है इश्क इमरान जिसके लिए लोग आज निकलते हैं। और आप जिनके बारे में कह रहे हैं ना कि क्यों निकाला, जिस जहाज़ में आप आए थे और जिन लोगों ने आपको जहाज़ दिया, आप उनसे पूछ लेते कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब की सियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। अब आई डोंट नो कि आने वाले सालों में, महीनों में, अब जब भी कोई इलेक्शन अगर हुए पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ है या फिर वो अपनी अब सियासत को ख़त्म समझें। और बेटी को उन्होंने एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। भाई की 2 दफ़ा ख्वाहिश पूरी होगी जो कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए, यानी अगर वो कुर्सी पर होते तो ये पूरी नहीं हो सकती थी। यानी हाउस ऑफ शरीफ को मुकम्मल इक़्तिदार के अंदर पहुंचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने बाबूजी को ये जहाज़ दिया। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब अब करने ये जा रहे हैं कि पार्लियामेंट को बंद करेंगे और धरने देने की वो बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा। सोहेल अफरीदी ने जाते जाते जी ऐलान किया। ऐलान क्या था कि हम 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। इससे पहले भी धरने दिए गए लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और ये भी खबर आ रही है कि सोहेल अफरीदी का पिटीशन फाइल करने का ऐलान, सोहेल अफरीदी ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान किया। मुलाकात ना कराई गई तो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाएगा। वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। उन्होंने इससे पहले ही बजट पास करवा देना है और वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि 10 से पहले तरमीम की बात की जा रही है और तैयारी की जाएगी। और ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, बजट के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को हमने मनाना है। खबर के मुताबिक वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। हुकूमत की 5 जून को बजट पेश करने की तैयारी नहीं थी, ये नवीद कमर साहब बता रहे हैं। और बजट में वोट के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत का अमल अभी बाकी है। दूसरे जवेद साहब ये कहते हैं जी कि बजट में ताखीर पहले भी हुई, लेकिन पहले की हुकूमतें जायज़ वजूहात बताती थी और वो बाउंड होती थी। देखें, 2024 8 फरवरी, मैं उस दिन से आप तमाम दोस्तों के सामने ना ये पूरा जो इस मंजरनामा है हमारा, इसकी मैं मुकम्मल तफसील हर रोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब आप आवाम के रास्ते से नहीं आते ना भाइयों, फिर क्या होता है कि आप आवाम को आंसरेबल भी नहीं होते। आपसे आवाम सवाल तो करेगी लेकिन आप आवाम को जवाब नहीं देंगे। आप उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया। ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अगर ये वाकई पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत होती तो इनकी ज़रूरत थी कि ये बजट में डिले करते, इनको जवाब देना पड़ता। अब जो बजट है वो 10 जून को पेश किया जाएगा, इस किस्म की खबर आ रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है और कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट से मुतल्लिक अहम असरात होंगे। तहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिखर वैली में अपने खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरमीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं आ सकेंगी। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दिया गया। बिलावल जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं और जरदारी को मनाने के लिए बजट इजलास की नई तारीख दी गई। अब होगा क्या, देखें, अगर बजट पास कर दिया गया तो फिर जो सूबों का जो हक है
और जो सूबों का शेयर है वो आपको इसी बजट के मुताबिक देना होगा। वो ये चाह ही रहे हैं कि पहले बजट से पहले एक तरमीम कर दी जाए जिसमें NFC वॉट और दीगर तरमीम होंगी, सूबे का क्या शेयर होगा, वफाकी सब्जेक्ट एजुकेशन किसके पास जाएगा, और फिर इस तरह से इसकी एक फॉर्मेशन की जा रही है। अगर बजट पास हो गया तो फिर तरमीम आप करें तो वो तो अगले साल से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चाहते ही हैं कि बजट से पहले इसको किसी तरह से पास करवाया जाए। और दोस्तों, आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले रिपोर्ट ये हो रहा है विद इन ईरान के ईरान के कुशम जजीरे के ऊपर धमाकों की आवाज़ें, और लोकल मीडिया रेजिडेंट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रॉयटर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, अल जजीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है पाकिस्तान में। इस वक्त 6 बजे हैं जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उस वक्त ये खबर एक विद इन ईरान जो है वो रिपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इसके रिस्पॉन्स के अंदर कुवैत के ऊपर भी कुछ हमला हुआ है। अब ये हमला किसने किया, कहाँ से ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन कुवैत में भी दूसरी मरतबा सायरन एक्टिवेट हुए हैं, वार्निंग सायरन्स। और इसके साथ साथ कुवैत के अलावा बहरीन के अंदर भी इसी किस्म की खबर जो है वो आ रही है। जो विद इन ईरान खबर सामने आई, ईरान न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट्स द एक्सप्लोजन्स नियर ईरानियन आइलैंड इन द स्टेट ऑफ हुर्मुज़। और बताया जाता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब ये धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड इन द एरिया ऑफ ईरान्स कुशम आइलैंड इन द स्टेट ऑफ हुर्मुज़, महर न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट साइटिंग द लोकल सोर्सेज एंड रेजिडेंट्स। लेकिन ये नहीं पता चल सका कि ये हमला किस नौयत का था, धमाके की आवाज़ें कहाँ से आई, इसकी जगह को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, लेकिन धमाके की असल वजह बताई नहीं जा रही। लेकिन इसके रिस्पांस पे कुवैत के अंदर भी इसी किस्म की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं। ईरान सेमी ऑफिशियल महर न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड ऑन अर्ली मॉर्निंग दैट द ब्लास्ट वर हर्ड ऑन द आइलैंड विदाउट प्रोवाइडिंग फर्दर डिटेल्स। मजीद इतलात मौजूद नहीं है। इसके साथ से ये बताया जाता है कि ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB लेटर सेड दैट द सेवरल एक्सप्लोजन्स वर हर्ड नियर द एरियाज ऑफ सूजा एंड मसैन ऑन द आइलैंड। और इसके अलावा भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अकॉर्डिंग टू IRB, इनिशियल असेसमेंट सजेस्ट द पॉसिबल प्रोजेक्टाइल इम्पैक्ट इन एन अनइनहेबिटेड एरिया बिटवीन द टू लोकेशंस। और ऐसे इलाके के ऊपर जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पर प्रोजेक्टाइल गिरने के बारे में बताया जाता है कि इस किस्म के जो प्रोजेक्टाइल इम्पैक्ट है वो रिपोर्ट हुआ। कुवैत्स एयर डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्डेड टू द होस्टाइल मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स इन द अर्ली आवर्स, द आर्मी सेड। और कुवैत के अंदर जो आर्मी है, जो उनका दिफा है, वो मुकम्मल तौर पे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, एक डेवलपिंग स्टोरी, इसके अंदर एक और चीज़ पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से रिपोर्ट हो रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जजीरे कुशम पर फौजी तनसीबात पर हमला करने का दावा किया है, और ये अमरीका की तरफ से बहरास्त ईरान के ऊपर हमला है। और दोस्तों, ये डेवलपिंग स्टोरी है ऐसे वक्त में जब जंगबंदी का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक टेलीफोन कॉल के अंदर शटअप कॉल दी थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को बुरा भला कहा गया, यहाँ तक कि गालियाँ तक निकाली गई और दुनिया उससे नफरत करती है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप, अमरीका सेंटकॉम ये बता रहा है कि हमने ईरान के जजीरा कुशम के ऊपर फौजी तनसीबात को टारगेट किया है। तफसीलात के मुताबिक, अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी जजीरे कुशम पर हमले किए। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी फोर्सेस ने जजीरा कुशम में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में ये बताया गया कि अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी फोर्सेस ने मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, ऐसा बताया जाता है सेंटकॉम की तरफ से। सेंट्रल कमांड ये रिपोर्ट कर रही है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे, हदफ पर ना लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उनको नकारा बना दिया गया, रास्ते में गिर गए। और अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरीन में दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। और दोस्तों, पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिका ने हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब देखें, ये जो बिल्ली चूहे का खेल है ना, ये अमेरिका स्टार्ट करता है। ईरान, आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगी जब ईरान ने हमले में पहल की हो। जब आप ईरान को तंग करेंगे ना, तो फिर ईरान आपको इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। दोस्तों, एक डेवलपिंग स्टोरी है, दिन में मैं कोशिश करूंगा इस पर मजीद ही बात कर सकूं, और तफसील से हम बात करेंगे इरफान हाशमी टॉक्स के अंदर। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।